जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 19 सितंबर है और आज का करंट अफेयर्स मैं नहीं लेकर के आ पाया था और अभी भी बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो कुछ कारण थे इसके कारण से। लेकिन हाँ, जो करंट अफेयर्स जो आज का जो था, आज जो न्यूज़ में था, जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट था, उन सभी को मैं अगले करंट अफेयर्स में कवर कर लूँगा। आज हम लोग एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बन बाजार। ठीक है, तो ये कार्बन बाजार हम लोग देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे और जल्दी ही मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बस देखिए इसको और अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्बन क्रेडिट या फिर कार्बन बाजार। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं और इसको आज हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए, जो कार्बन बाजार है, ये कार्बन बाजार का कॉन्सेप्ट, ये इसलिए अब ये क्या है, क्यों है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो है, इसमें क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग अभी के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम लोग कैसे कम करें। ठीक है, उसको उसके उत्सर्जन जिस तरीके से पूरे देश, पूरे वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब पूरे वर्ल्ड पे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है, अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके कारण से जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी देश हैं, संगठन हैं, सभी मिल करके ये विचार कर रहे हैं। ठीक है, और ये लगभग आपको 1997 के आसपास की ये बातें हैं। ठीक है, तो उस समय से ही ये लोग विचार कर रहे हैं कि आखिर हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आखिर क्या ऐसा उपाय करें। ठीक है, तो उसी उपाय के रूप में एक लेकर के आया गया कार्बन बाजार। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कब आया, तो ये आया क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, 1997 के आसपास। ठीक है, उस समय संयुक्त राष्ट्र की क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये कार्बन बाजार का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया। ठीक है, अब जो है कार्बन बाजार जो है ये है क्या। ठीक है, तो देखिए, कार्बन बाजार में क्या होता है कि एक तरीके से आप समझेंगे कि अगर कोई भी ऐसा देश है, ठीक है, ये देश हम लोग माने, ये देश जो है अगर ये पर्यावरण में बेहतर स्थिति ला करके कार्बन के उत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, एक है बी देश जो कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में अपने कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं किया बल्कि थोड़ा और बढ़ा दिया। तो ये जो कार्बन, ये जो ए है, ये कार्बन क्रेडिट इसको मिलेगा, क्योंकि ये जो देश है ये कहीं ना कहीं कार्बन के उत्सर्जन में कमी किया है। तो जिस तरीके से अलग अलग देशों के हिसाब से, उनके हिसाब से उनको क्रेडिट मिलता है। तो इस देश को जो क्रेडिट मिलेगा, वो क्रेडिट जो है ये बी वाले देश को बेच सकता है। तो ये खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन बाजार। ठीक है, और जो देश कार्बन के उत्सर्जन में कमी करेगा उसको हम लोग कार्बन क्रेडिट देते हैं। ठीक है, आप जिस हिसाब से कार्बन के उत्सर्जन में कमी करेंगे उस हिसाब से आपको जो है कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। उस क्रेडिट को आप किसी भी दूसरे संगठन, ठीक है, कंपनी या फिर देश को बेच सकते हैं। अगर वो अगला जो देश है वो अगर खरीदता है तो उसका मतलब ये है कि वो भी उतना कटौती किया है, क्योंकि उसके लिए वो भुगतान कर रहा है। उस भुगतान के वजह से भी आप एक तरीके से अपने देश में और भी बेहतर स्थिति से जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें और कमी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य आरोपित करने का एक साधन है। वे ऐसी व्यापार प्रणालियां स्थापित करते हैं जहां कार्बन क्रेडिट की खरीद बिक्री की जा सकती है। कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है जो संयुक्त राष्ट्र यूएन के मानकों के अनुसार वायुमंडल से हटाए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसको भी याद रखें, कार्बन क्रेडिट या सीमाएं विभिन्न देशों या सरकारों के द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्य के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कार्बन व्यापार औपचारिक रूप से वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इसको शुरू किया गया। ठीक है,
चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि जो अगर कार्बन बाजार है तो उसके कितने प्रकार हैं। तो इसमें देखिए 2 प्रकार है, ठीक है। पहला प्रकार है स्वैच्छिक बाजार। तो देखिए स्वैच्छिक बाजार में ऐसे बाजार जिनमें उत्सर्जन 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या समकक्ष ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन क्रेडिट की खरीद करते हैं। ऐसे कार्बन क्रेडिट उन गतिविधियों के द्वारा सृजित होते हैं जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, जैसे कि वनीकरण। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। स्वैच्छिक बाजार में कोई कारपोरेशन जो अपने अपरिहार्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई करना चाहता है, वह उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं से संलग्न इकाई से कार्बन क्रेडिट खरीदता है, ठीक है। स्वैच्छिक बाजारों में लोकप्रिय मानकों के अनुसार निजी फर्मों के द्वारा क्रेडिट को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये सब जो है स्वैच्छिक बाजार के अंतर्गत है। अब दूसरे प्रकार में क्या होता है कि वे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित नीतियों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये जो अनुपालन बाजार है इसमें, ठीक है, और आधिकारिक तौर पर विनियमित किया जाता है। तो ये दूसरा प्रकार है, ठीक है, अनुपालन बाजार। और इसके अंतर्गत जो है वर्तमान में ऐसी स्थितियां जो है कैप एंड ट्रेड सिद्धांत के तहत संचालित है। ये यूरोपीय संघ में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो कैप एंड ट्रेड, इसमें क्या होता है, एक तो नॉर्मली आप देखें, दूसरा इसमें ये होता है कि जितने भी कंपनियां देश हैं इसमें क्या करती हैं कि आप जितना भी चाहें, ठीक है, अपना कार्बन क्रेडिट प्राप्त करें, अपने इन्वायरमेंट में सुधार करें, ठीक है, कार्बन की कमी करें, कार्बन उत्सर्जन में कमी करें, क्रेडिट प्राप्त करें, ठीक है, और उसको आप ट्रेड करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो सिद्धांत है इसका मतलब यही है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा लोग चल रहे हैं। आपके एनवायरनमेंट में कमी भी हुआ, प्लस आप उसको सेल करके एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट भी कर लिया, और उससे फिर और बेहतर अपना एनवायरनमेंट को और बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कैप एंड ट्रेड सिद्धांत के तहत है, और इसके अनुसार बहुत ज्यादा ये एक लोकप्रिय भी है। तो ये दूसरा अनुपालन बाजार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत की क्या स्थिति है कार्बन बाजार में। इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना, ठीक है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसमें कुछ 2 से 3 पॉइंट नोट करके रखेंगे, ठीक है। भारत में केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित कर भारतीय कार्बन बाजार स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है, जो घरेलू अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने में मदद करेगा। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय कार्बन क्रेडिट योजना 2023 के लिए मसौदा या रूपरेखा जो है तैयार करने का भी काम किया जा रहा है। इस पे अभी मतलब उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से हम लोग जो है उसको एक उसका रूपरेखा तैयार करें, अभी इस पे काम चल रहा है, ठीक है। तो इस पे इसको थोड़ा सा नजर रखेंगे। इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी टॉपिक हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अब यहाँ पे आप देखते हैं कि अलग अलग मंत्रालय हैं। एक तो जैसे ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत मतलब यहाँ पे एक तो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा हो गया पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये दोनों मिल करके जो है कार्बन व्यापार योजना जो है उसको किस प्रकार से हम लोग उसका रूपरेखा तैयार करें, इस पे ये लोग दोनों काम कर रहे हैं। तो ये बातें जो हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी के अंतर्गत कि ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत अच्छा इसको हम लोग देख लिए कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत, ये पॉइंट को याद रखिएगा। यह भारत को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन को उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने में मदद करेगा, जिससे इसकी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो है उसकी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसका क्या मतलब है, देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पे जो भारत सरकार जो है कार्य कर रही है, ठीक है, कि हम लोग किस प्रकार जो है कार्बन व्यापार योजना पर हम लोग इसको किस तरीके से विकास करें, इसका एक रूपरेखा भी तैयार कर रही है, ठीक है। एक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ और साथ ही साथ पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के, ये दोनों मिल करके इस पे काम कर रहे हैं। तो जब ये योजना लेकर के आएंगे जो कि कार्बन व्यापार योजना है, इस योजना के अंतर्गत इसका लाभ क्या होगा,
तो लाभ यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2005 के अगर स्तर की तुलना करेंगे तो अभी 2030 अगर आते तक हम लोग कम से कम 45% तक हम लोग जो अपना सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन की तीव्रता को कहीं ना कहीं हम लोग इसमें कम कर पाएंगे, 45% तक कम कर पाएंगे। तो ये कैसे कर पाएंगे? तो ये हम लोग कार्बन व्यापार योजना जो कि अभी बनाने का यहाँ पे प्रक्रिया चल रहा है, वो योजना आने के बाद से हम लोग इसमें एक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे ये लाभ हो रहा है। यहाँ पे 2030 तक हम लोग लगभग 45% तक यहाँ पे अपने जीडीपी उत्सर्जन की तीव्रता को कम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन बाजार है इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पूरे मतलब ओवरऑल इससे हम लोग को क्या क्या लाभ हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको ध्यान देंगे कि इससे लाभ क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं तो वित्तीय प्रोत्साहन, बिल्कुल वित्तीय प्रोत्साहन हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे ये आप अलग से यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है जो चित्र के माध्यम से। ठीक है, क्या हो रहा है, देखिए ये इन्वायरमेंट है, समझिए। ठीक है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, अगर इसको बेहतर करते हैं तो कार्बन क्रेडिट मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, कंपनियां उत्सर्जन करिए तो इसको खरीद लेती हैं, फिर से ये जो पैसा जो इससे आया वो यहाँ पे फिर से इन्वायरमेंट में लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी प्रोत्साहन यहाँ से मिल रहा है कि जो कंपनियां हैं उत्सर्जन को कम किए, इससे इनको क्या हुआ, क्रेडिट प्राप्त हुआ। इस क्रेडिट को ये लोग बेच दिए। ठीक है, बेचने के बाद से फिर से उसी तरीके से लोगों ने प्रकृति में लगाया, फिर ये पूरा लगातार जो है सर्कल में चलते रहता है। तो वित्तीय प्रोत्साहन होगा ही, हर कोई अब अगर आप उत्सर्जन में कमी कर रहे हैं, पहले क्या था डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जा रहा था, अब ये प्रोत्साहन के कॉन्सेप्ट से लेकर के चल रहे हैं। तो काफी अच्छा चीज है कि पूरे जो देश हैं उनकी कंपनियां जो हैं, जहां जहां जितने भी कंपनियां चल रही हैं उनमें उत्सर्जन को रिस्ट्रिक्शन किया जाता था। उससे क्या होता था, ये लोग कहीं ना कहीं उसके लिए फिर अलग से उपाय कर लेते थे, लेकिन अब उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतलब अगर आप उत्सर्जन में जो कमी कर रहे हैं और उससे जो आपको घाटा हो रहा है वो घाटा नहीं होगा बल्कि आपको लाभ होगा। अगर उत्सर्जन में कमी होगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा, उस क्रेडिट को आप बेच करके अपने आप को और लाभान्वित भी कर सकते हैं। तो उससे उनको फायदा भी होता है, प्लस इन्वायरमेंट को भी ये लोग बेहतर करने में योगदान कर देते हैं। तो इस तरीके से इनको वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अब लागत प्रभावी कटौती, लागत प्रभावी कटौती के अंतर्गत आप देखिए इसमें क्या होता है कि कार्बन बाजार लागत प्रभावी उत्सर्जन कटौती को प्राथमिकता देते हैं, जो कि कंपनियां उत्सर्जन को अधिक आसानी से और निम्न लागत पर कर सकती है। इन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे कि निम्न आर्थिक लागत समग्र उत्सर्जन में कमी आती है। ठीक है, तो कम लागत पे भी अधिक ज्यादा आप एक तरीके से कटौती कर लेते हैं यहाँ पे और कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, फिर अपना एक तरीके से उसको मतलब अपने लाभ में इसको परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसी के अंतर्गत कारोबारी लचीलापन। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें किसी को ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एकदम नॉर्मल है कि आप जो है अपने जितना ज्यादा बेहतर तरीके से अपने मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। ठीक है, अपनी कंपनी अगर जिस तरीके से भी उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें आप अगर कमी करते हैं, उसके लिए निवेश करते हैं, कम करने का प्रक्रिया में उसको अगर निवेश करके उत्सर्जन में कटौती कर रहे हैं तो इससे आपको ही लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लाभ हो रहा है कार्बन बाजार के अंतर्गत। उसके बाद से स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा, बिल्कुल इससे स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। अब हम लोग जितने भी चीजें अगर अभी आगे चल करके अभी बनाएंगे या फिर इनोवेशन करेंगे उन सभी में हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को मतलब कमी किया जाए। ठीक है, उसी बेस पर बनाएंगे। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो अब इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इन सभी चीजों पे ज्यादा कॉन्सेप्ट मतलब ध्यान दे करके चलेंगे आगे। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके स्वच्छ तकनीक की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको प्रोत्साहन मिला है ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद से देखिए आगे संवहनीयता
किस के लिए समर्थन। इसमें क्या है, इसमें हम लोग एक तरीके से, अब देखिए जितना भी हम लोग इन्वायरमेंट में एक तरीके से हर देश जो है अपने लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे मिल करके धीरे धीरे करके कार्बन उत्सर्जन में कमी कर रही है, ठीक है, या फिर कार्बन क्रेडिट जो प्राप्त कर रही है और उसको सेल कर रही है, या फिर उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है, वो क्या है आगे चल करके फिर से अपने इन्वायरमेंट में खर्च करने के लिए एक तरीके से उसको प्रोत्साहन मिल रहा है उस देश को, ठीक है। तो आगे और आगे लेवल तक जो है लगातार आप इन्वायरमेंट में उसमें खर्च करके अपने इन्वायरमेंट को बेहतर और स्वच्छ बनाने में लगातार आप उसमें एक तरीके से आपको प्रोत्साहन मिलते जा रहा है ना। तो इसके कारण से भी इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे सवहनीयता के लिए समर्थन मिल रहा है इस कार्बन बाजार के कारण से, ठीक है। राजस्व सृजन, ये तो मैं शुरुआत में ही बता दिया आपको कि लगातार रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप एक तरीके से इन्वायरमेंट को स्वच्छ भी कर रहे हैं और प्लस आपको उसका क्रेडिट प्राप्त हो रहा है, क्रेडिट से फिर आपको उससे राजस्व भी प्राप्त हो रहा है, फिर उसको आप जहां चाहें वहां अपने सार्वजनिक योगदान मतलब सार्वजनिक स्थितियों में लगा सकते हैं, या फिर आप इसको इन्वायरमेंट में और बेहतर करने के लिए उसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन राजस्व इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके लाभ हैं। देखिए उदाहरण भी है एक, जैसे कि हम लोग ये एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा रहता है एग्जाम्पल वगैरह देते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला, ठीक है, टेस्ला ने जो है 2021 में पहली तिमाही में पुराने कार निर्माताओं को कार्बन क्रेडिट की बिक्री करके यहाँ पे 518 मिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व का यहाँ पे राजस्व अर्जित किया। तो ये टेस्ला कंपनी का आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। पुराने जितने भी कंपनियां जो है जो कार निर्माता, वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी पेट्रोल वगैरह का यूज करके कार्बन उत्सर्जन में को और बढ़ा रहे हैं। तो उनको अपना जो ये और जो टेस्ला कंपनी है ये इलेक्ट्रिक कार को यहाँ पे मतलब ये प्रोत्साहन किया, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, इसको कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ, अब इसी कार्बन क्रेडिट को उनको सेल कर दी, उससे भी इसको 518 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारी चुनौतियां भी तो है। नॉर्मली कार्बन बाजार हम लोगों ने जो लाभ देखा, लेकिन उसकी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। नॉर्मली कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, जैसे कि देखिए इसमें पहला है उत्सर्जन कटौती का दोहरी गणना, क्योंकि देखिए अगर कार्बन उत्सर्जन में कमी हुआ है तो हो सकता है कि एक कंपनी उसको क्लेम करे, दूसरा कंपनी भी उसके लिए अप्लाई कर दे उसी चीज के लिए, तो इसके कारण से जो है दोहरी गणना का एक अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो ये एक चुनौतियां इसमें है कार्बन बाजार के अंतर्गत। फिर जलवायु परियोजनाओं की गुणवत्ता और प्रामाणिकता, ठीक है। तो इस पे भी अब कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौतियां है कि उसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता को हम लोग कैसे जस्टिफाई करें, ये एक चुनौतियां के रूप में। फिर कमजोर बाजार पारदर्शिता की कमी है, तो ये भी एक चुनौतियां हैं। ग्रीन वॉशिंग बहुत एक गजब का कॉन्सेप्ट है ये भी, और ध्यान में रखेंगे कि ऐसे ऐसे वर्ड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग में क्या किया जा रहा है, जैसे कि ये इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये जो इन्वायरमेंट है इसको काल्पनिक बनाया जा रहा है। काल्पनिक बनाने का मतलब है कि जनता और लोगों के मतलब एक तरीके से दिखावटी के रूप में, रियल में जो है इन्वायरमेंट में कोई कंपनी या सरकार योगदान नहीं की, लेकिन उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाई कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जो है वहां पे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बेहतर स्थिति लेकर के आया गया, लेकिन रियल में आया नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग भी एक चुनौतियां है, अलग अलग जो है कंपनियां वगैरह ये सब चीजें ये ग्रीन वॉशिंग कर रही हैं, रियल में ग्रीन को मतलब इन्वायरमेंट को ग्रीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। मानसिकता उस तरीके से लोग चेंज कर रहे हैं लोग कि हम लोग हाँ कर दिए हैं, काम किए हैं, लेकिन काम हुआ नहीं है रियल में, ठीक है। विनियामक अनिश्चितता, तो विनियामक अनिश्चितता लगातार मैनेजमेंट का भी एक प्रॉब्लम है इसमें, अभी भी उस तरीके से परफेक्टली मैनेजमेंट के लिए अभी इस पे कार्य नहीं किया गया है।
तो इसके कारण से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे कि देखिए हमारे में खुद हमारे देश के अंतर्गत हम हमारे भारत में भी ये जो अनिश्चितता देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी? अभी जैसे कि जो कार्बन क्रेडिट योजना जो है, जो जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे, इस योजना के लिए इसका परफेक्टली मैनेजमेंट कौन करेगा? कौन करेगा? ऊर्जा मंत्रालय करेगा या फिर पर्यावरण जो है मंत्रालय करेगा? इसके बीच में यहाँ पे द्वंद्व चल रहा है कि ये अच्छे से कर पाएगा ऊर्जा मंत्रालय या फिर पर्यावरण मंत्रालय अच्छे से करेगा। तो कहीं ना कहीं ये अनिश्चितता ही हुई। एक परफेक्टली हम लोग ये डायरेक्टली निर्धारित करते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय करेगा या फिर पर्यावरण मंत्रालय करेगा, तो परफेक्ट होता। तो ऐसी ऐसी अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई है कार्बन बाजार के अंतर्गत, तो इसके कारण से भी ये सब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे बोले कि चुनौतियां जो है, अब कार्बन बाजार में समक्ष चुनौतियों का सामना कैसे करें या उसके लिए कुछ बेहतर कदम कैसे उठाएं, या उन चुनौतियों को उन चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय क्या है। प्रश्न अगर ऐसा आता है तो इन चुनौतियों की जगह पे उपाय क्या है, ठीक है। तो देखिए उपाय क्या है, जो प्रॉब्लम है उसी को तो सॉल्व करेंगे ना। तो सेम ऐसी है, उत्सर्जन कटौती को इसके दोहरापन को कम करने के लिए, इसकी गणना के लिए कुछ परफेक्ट यहाँ पे एक मतलब व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। जलवायु परियोजना की गुणवत्ता प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इकाई हम लोग को यहाँ पे बनानी चाहिए, ठीक है, या इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यू निर्धारित करना चाहिए। कमजोर पारदर्शिता से, इसमें भी वही है, पारदर्शिता को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा संगठन, ग्रीन वॉशिंग कॉन्सेप्ट में लेकर के हम लोग कुछ अच्छा रूल्स बनानी चाहिए, ठीक है। उसको देख रेख करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक संगठन वगैरह बनाना चाहिए, ठीक है। और दंडित करने का भी प्रावधान रखना चाहिए ताकि ग्रीन वॉशिंग जैसी कॉन्सेप्ट को, एक तरीके से ग्रीन वॉशिंग को भी कम किया जा सके, ठीक है। विनियामक अनिश्चितता, इसके लिए लेकर के हम लोग को इसको भी एक तरीके से जो है अनिश्चितता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है उपाय के रूप में आप फिर से इसी चीजों को बेहतर तरीके से अलग थोड़ा सा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उपाय के रूप में भी आप इसको समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब ये जो है हम लोग लगभग सारी चीज में देख लिए कि कार्बन बाजार क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, भारत के कॉन्सेप्ट में भी देखिए इससे संबंधित लाभ क्या हो सकता है, इससे संबंधित चुनौतियां क्या है, चुनौतियों को टैकल कैसे करना चाहिए, हम लोग सारी चीजें एकदम कंप्लीटली अच्छे से देख लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रश्न है मेंस के लिए, अभ्यास प्रश्न है, उसको हम लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी आंसर राइटिंग करके टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे। देखिए भारत सरकार अपनी जलवायु कार्रवाई रणनीति के एक प्रमुख घटक के रूप में भारतीय कार्बन बाजार स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस संदर्भ में कार्बन बाजार से जुड़े लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आप इसको आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये प्रश्न क्या है समझ में आ गया, जलवायु परिवर्तन को कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन में एक तरीके से योगदान करने के लिए, या फिर ये कहें कि हम लोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो भारत सरकार है वो कार्बन बाजार अभी जो बताया मैं, तो उस पे जो है एक योजना स्थापित करने की कार्य, मतलब एक तरीके से उस पे उसके लिए नीतियां बना रही है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में हम लोग कार्बन बाजार से जुड़े हुए क्या क्या ऐसे लाभ होंगे उससे, और चुनौतियां क्या है सामने में, वो हम लोग को इस पे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इसका एडिटोरियल देखा। बाकी अदर जो न्यूज है उसको हम लोग अगले करंट अफेयर्स में कंप्लीट कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।